नाज़रीन, आप सबको पेश की ईद मुबारक। आप रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। हम आपसे एक पहेली सी पूछना चाहते हैं, इसका जवाब मैं पहले आपको खुद ही दे दूंगा। वो ये कि वो क्या चीज़ है कि जो है भी और नहीं भी, वो क्या चीज़ है जो खुश भी है और गमी में भी मुब्तला है, वो क्या चीज़ है जो ताकत में भी है और मजलूम भी है, वो क्या चीज़ है जो बोलती भी है और खामोश भी है। जवाब मैं आपसे क्या लूँ, बता देते हैं कि उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात इस किस्म के बन गए हैं कि ये तमाम कैफियत उनके ऊपर लागू होती हैं। तो आज का प्रोग्राम हमने इसी ज़ाविये से तरतीब दिया है। राना सनाउल्लाह खान सदर मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो राना साहब, आपको ये तारीफ़ पसंद आई अपनी जमात की? ये तो आपने बहुत बड़ी तारीफ़ कर दी है, और मैं नहीं समझता कि हमारी जमात या हम सब ऐसी तारीफ़ या जो आपने कलमात कहे हैं उनके ऊपर बेयक वक्त जो है वो पूरा उतरते होंगे। नहीं, आप इससे मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करते हैं या मुकम्मल तौर पर आप इसकी नफ़ी करते हैं? मुझे बताएं ना ज़रा। नहीं, देखें, मेरा ख़्याल है कि आपने जो ये तारीफ़ की है या जो सूरत हाल तबसरा करने के लिए आपने जो अल्फाज चुने हैं, ये मेरा ख़्याल है कि इनके ऊपर आप दोबारा कभी गौर कीजिएगा। ये चीज़ें जो हैं या इस किस्म की कैफियत के ख़ामोश भी हो और बोल भी रही हो और जो है वो ख़ामोश भी हो, ताकतवर भी हो, तो ये चीज़ें जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इंसान या इंसानों की कोई एसोसिएशन जो है वो इन चीज़ों पे पूरी उतर सकती है। ये तो वो ज़ाते बाला सफ़ात ही है कि जो इन चीज़ों पे पूरा उतरती हो कि बेयक वक्त दोनों कैफियतों को जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, चले हम ये भी कह सकते हैं कि सियासत जो है वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। आपको तमाम मामलात को जहन में रख के चलना पड़ता है, लेकिन आपकी पार्टी के हालात ठीक नहीं है। देखें, अब शायद खाकान नवासी साहब जो हैं पहले से ही नालां थे, अब उन्होंने नई जमात बना ली है। मोहम्मद ज़ुबैर जैसे लोग जो हैं वो ओपनली आपकी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप मिफ्ता इस्माइल को देख लें, बहुत सारे लोग जो हैं जो हार गए हैं इंतखाबात में। आप नहीं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, वो हमें अंदर खाने बातें बताते हैं जी कि पार्टी जो है बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गई है और इस्टेब्लिशमेंट के पास चली गई है। आपके जो मैंने हालिया को इंटरव्यू सुने हैं उसके अंदर भी आप कुछ ऐसी बातें करते नज़र आते हैं कि जी ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं। तो ये बेचारगी क्यों है राना साहब? देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की जो सूरत हाल 2017-18 से बनी है, जिसको मैं अगर पीछे ना भी जाऊं पिछले 5 या 6 साल से, देखें 2017-18 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत में या हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे मुस्तहकम था और मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ने को था, ट्रैक पे आ चुका था। शरह नमू भी जो है वो कोई 5.8 या 6% के लगभग थी। लेकिन यकाजक एक साजिश के तहत मुल्क को सियासी तौर पे डिस्टेबल किया गया और सियासी तौर पे जब मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ तो उसके बाद जो हुकूमत कायम की गई 18 के इलेक्शन के बाद, उस हुकूमत ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की बजाय मुआशी तौर पे भी गैर मुस्तहकम कर दिया। इसमें तलत साहब बात यह है कि आज पाकिस्तान सियासी तौर पे अपनी ज़िंदगी, जो कि माशाल्लाह 75 साल है, बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुआशी तौर पे भी अपनी ज़िंदगी के बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और ये बात फ़िक्रमंदी का बायस होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ PMLN या PML की क़यादत या PMLN के लोगों तक नहीं होना चाहिए। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं आता तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अब इस कश्मकश में जो है वो मुल्क भी है, कौम भी है, सियासी जमातें भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी है। अब इससे आगे कैसे बढ़ना है,
इसके ऊपर डिबेट विद इन पार्टी भी है, आउट ऑफ द पार्टी भी है। तो मेरा ख्याल है कि जल्द ही कोई मामला जो है वो किसी न किसी तरफ तो लगेगा। लेकिन पार्टी की कौन सी मीटिंग हुई है राना साहब जिसके अंदर ये मामला टेकअप किया गया? हमारे सामने तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं नज़र आई, कोई फोरम नज़र नहीं आया जहां पर ये पुरमग़ज़ बातें हो रही हों जिनका आपने जिक्र किया। ये यकीन फ़िक्र की बात है। हमारे सामने तो कोई डिबेट का फोरम हमें नज़र नहीं आया। इक्का दुक्का बयानात हमें नज़र आते हैं, वरना ये कि मियाँ साहब जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा जो सीएम हैं उनकी मीटिंग्स में बैठे हुए होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी काबीना की मीटिंग कर रहे होते हैं, फिर वो उम्रे पे चले जाते हैं। मतलब हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि आप ये बातचीत कर रहे हैं पार्टी में। राना साहब, कहाँ पे हो रही है ये बातचीत? नहीं, ये बात हो रही है। ये बात इससे पहले 8 फरवरी के फ़ौरन बाद भी हुई और इसमें दोनों राय मौजूद थी, हुकूमत में जाने ना जाने या किस लेवल पे जाना चाहिए, किस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये अंडर डिस्कशन हैं, लेकिन जब तक कोई हतमी और कोई यानी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जाता, उस वक्त तक अगर इन डिबेट्स को या इन जो है वो सोच व विचार को अगर इन हाफ वे जो है वो आप पब्लिक करना शुरू कर देंगे तो फिर एक और किस्म की जो है ना वो अफरा तफरी और हिजानी कैफियत जो है वो पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक और कुर्बानी दे रहे हैं प्रोसेस में जो है वो शामिल है। बचने के लिए अब आप वो बहस भी सामने नहीं ला रहे। लेकिन मैं ज़रा आपकी बात को लेकर चलूँगा, सियासी अदम इस्तेहकाम। देखिए, जब इमरान खान को निकाला गया था तो हमें बताया गया था कि अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया, इस्तेहकाम आ जाएगा। पीडीएम की हुकूमत बनी, बताया गया था कि अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया, इस्तेहकाम आ जाएगा। पीडीएम की हुकूमत के बाद इंतखाबात हुए या उसका ज़माना आया तो कहा गया कि अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, इस्तेहकाम आ जाएगा। इंतखाबात हुए, फिर कहा गया कि जी हुकूमत बनेगी तो इस्तेहकाम आ जाएगा। अब ये सब कुछ हो गया राना साहब, नहीं ये नहीं आप हुआ अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो और क्या हमने करना है? नहीं, ये नहीं हुआ। देखें, यही तो बात है, यही तो बात है कि देखें, हमने 21 अक्टूबर को आवाम के सामने, जिसमें उस यानी हमारे प्रोग्राम कह लें या जलसा कह लें तकरीबन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी और बड़े एहतमाम के साथ, मनसूबाबंदी के साथ हमने आवाम के सामने एक अपील रखी थी। हमारी वो अपील, हमारी वो दर्दमंदाना अपील जो है वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस इलेक्शन में जो कि 8 फरवरी को हुए, कम से कम हमने 2/3 का मुतालबा नहीं किया था, ना ख्वाहिश की थी कि कम से कम सिंपल मेजॉरिटी दें, हम गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी से बनाएं, उस गवर्नमेंट को मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे। और अगले 2 साल में, ये बात भी हुई थी, 2 साल का भी जिक्र हुआ था, 2 साल में हम मुल्क को इस मुआशी दलदल से, इस बहरान से निकालने में कामयाब होंगे, निकालेंगे। अब इस यानी जो है वो मंसूबे के तहत, इस प्लानिंग के तहत, इस मिथ के तहत जो है वो हम इलेक्शन में गए। तो तलत साहब, वो इलेक्शन में ये बात जो वो हमारी अपील जो है वो पार्शली एक्सेप्ट हुई है, स्प्लिट मैंडेट आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में बनती, तो उसी के मुताबिक बाकी मामलात भी तय होते, तो सियासी इस्तेहकाम आ जाता। लेकिन अब ये अवाम का फ़ैसला है, अब इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? इसके साथ अदम इत्तफाक ही कर सकते हैं, अवाम के फ़ैसले को गलत तो नहीं कहा जा सकता। तो अवाम का फैसला था कि आपको मैंडेट पूरा नहीं देना? जी, जो अवाम का फ़ैसला सामने आया है उस फैसले के मुताबिक बलूचिस्तान का मैंडेट कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, सिंध का कुछ और है, KPK का कुछ और है। वफाक में जो है वो स्प्लिट है, कोई जमात जो है वो अपनी मेजॉरिटी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। और जब आप कोलिशन पार्टनर के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको जो है वो पीछे हटना पड़ता है, किसी जगह पे जो है वो आगे बढ़ना होता है। तो लेकिन अमली तौर पर राना साहब देखें,
तो पाकिस्तान में बहुत अदम इस्तेहकाम होने की कोई वजह समझ नहीं आती। पंजाब आपके पास मौजूद है, आपके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है पंजाब है, जिसका मुराद ये है कि 12 साढ़े 12 करोड़ अवाम की जो किस्मत है वो आपके हाथ में है। मरकज़ के अंदर अपोजिशन ना होने के बराबर है, उनके अपने लांझे बहुत सारे हैं, उनके अपने मसले बहुत सारे हैं, आपको कोलिशन की हुमायत हासिल है, फ़ौज आपके साथ खड़ी है एक पेज के ऊपर, SIFC जो है वो आपके पास मौजूद है एक फोरम के तौर पर। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से आपके पास नहीं था, सिंध हमेशा से आपके पास नहीं था, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत थी, अब भी फेवरेबल हुकूमत मौजूद है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए इस्तेहकाम के लिए? राना साहब, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और आप ही नहीं है ना, या 3-4 और लोग, बाकी सब कोई ठीक है? नहीं, ये आपने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। ये अफराद के होने या ना होने की बात ही नहीं है। मामला ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप पिछले एक महीने को देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। मामला ये है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो मौजूद है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए यकसू है, एक सिमत में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आपस में इत्तफाक राय पाया जाता है? ये आप नहीं कह सकते। जो कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हम सब को, उसमें उन्होंने अदारों का भी जिक्र किया था कि सबको सर जोड़ के बैठना होगा तो फिर मुल्क इस बहरान से निजात हासिल कर सकेगा। क्या आप समझते हैं कि सब के सर जुड़ गए हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं। लेकिन तकरीर जो है वो तकदीर तो नहीं होती ना राना साहब, उन्होंने तकरीर की, उनकी ख्वाहिश थी। मैं सिर्फ मैंडेट की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास अमली टूल्स तो अवेलेबल हैं। अब अगर बाइडेन ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह करे ट्रंप मेरे साथ बैठ जाए और मैं फिर अमेरिका को आगे लेके चलूँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना जी। वो तो आपको अमली तौर पर टूल्स को देखना होगा, आप ताकत के अंदर मौजूद हैं। क्या चीज़ मिसिंग है कि आप ये काम नहीं कर सकते? छोड़ दें कंसेंसस को, क्या चीज़ मिसिंग है आपके पास? नहीं, देखें, सियासी जो इस्तेहकाम है मुल्क में वही जो है वो मिसिंग है। और जो एक स्ट्रक्चर आप सामने मौजूद पा रहे हैं और जिसको आप बड़ा पॉजिटिवली जो है वो आप उसको यानी नरेट कर रहे हैं, अपने अल्फाज में कवर कर रहे हैं, इस सूरत हाल में भी तो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिन पेचीदगियों का हल होना जो है वो ज़रूरी है। और वो हल होती हैं या नहीं होती, ये आने वाले, मेरा ख़्याल है कि चंद हफ्तों में ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। और अगर चीज़ें जिस तरह से आप उनको पॉजिटिवली देख रहे हैं, अगर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं सिर्फ पेपर को देख रहा हूँ जी, पेपर के ऊपर वो मैच शुरू होने से पहले पेपर के ऊपर टीमें बनती होती हैं, तो उसके ऊपर फिर बंदा देखता है कि इनके पास स्ट्रेंथ क्या है, इनके पास बॉलर कितने हैं, इनके पास बैट्समैन ये तो फिर आपने सारी बात पूरी उम्मीद दिला के, तो फिर आपने जो है वो सारी बात ही जो है पेपर पे तो आपके खाने पूरे हैं ना जी। मैं अगर कोई आपको यकसुई के अलावा कोई चैलेंज नजर आता है तो मुझे बताएं ना, कौन सा चैलेंज है आपके पास? ताकत नहीं है, आप इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं है, एक आध सेक्रेटरी है ना जी, उन्हीं का मसला चल रहा है ना, और क्या मसला है? और तो कोई मसला नहीं। चले, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नहीं, आप इत्तेफाक नहीं करें मेरे से, मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या गवर्नमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस मुआशी बहरान से जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएगी। नहीं, मुआशी बहरान से तो आपने इसी मैंडेट के साथ निकालना है ना जी, और क्या मैंडेट चाहिए? अगर यहाँ पर आपके पास 80 लोग और होते राना साहब, तो IMF के साथ डील कोई मुख्तलिफ होनी थी, यही होनी थी ना जी। नहीं, इसमें देखें, इसमें मामला ये है कि अगर आप उन चीज़ों को इस तरह से ले रहे हैं कि जो बाकी सियासी कुव्वतें हैं वो जो इरादे रखती हैं या वो जो आगे चल के जिस किस्म का स्टांस लेना चाहती हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह से आप पॉजिटिवली देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में सारे मिल के बैठ जाएँ और राबी जो है वो हर तरफ चैन लिखे, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। फिर साल 2 साल में
तो राणा साहब बैठे ने सारे, इमरान खान ही नहीं है ना, केड़े है ने जेडे नहीं बैठे, दसो तो सही मैनू। नहीं तो इसमें मामला ये है कि कौन बैठा है या कौन नहीं बैठा, इसमें सभी का जो है वो आपके इल्म में है। अब अगर मैं नाम लेके किसी के मतलब बात करूँगा तो कल को फिर उनको इस बारे में जो है वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करने की जो है वो सूरत जो है वो बन आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जिस इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं और जिसको लेके फिर हम आगे बढ़ें और मुआशी तौर पे मुल्क को जो है वो आगे लेके चलें, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप ये जिस नज़र से आप देख रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे तो महसूस होता है कि पता आपको सभी चीज़ों का है, लेकिन आप वो चीज़ें मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो मामला ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ तो चलो अच्छी बात है, मैं क्यों आपकी बात को रद्द करूं। यकीन से बताता हूं, अगर हालात तब्दील हो जाए और आप ये प्रोग्राम एंकर कर रहे हो और मैं बतौर तजिया निगार आपके सामने सवालों के जवाब दे रहा हूं, तो मैं खुल के बात करूं। लेकिन इस वक्त आप राना सनाउल्लाह और फैसलाबाद नहीं मुझे सुनाई दे रहे, आप मुझे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं। यानी ऐसी आप बातें कर रहे हैं जिसकी मुझे कोई वो बातचीत तो ज़बरदस्त सुनाई दे रही है, लेकिन कोई पैगाम नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं खुल के बात करूं, मैं क्यों ना खुल के बात करूं। देखें, मैं ये देख रहा हूं कि अपोजिशन जो है वो ईद के बाद मुल्क को डिस्टेबल करने और मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा करने के दरपे है। अब आप मुझसे नाम सियासी जमातों या सियासी शख्सियात का जो है वो ना कहिएगा कि मैं लूँ, लेकिन जो है वो सूरत हाल जो है वो ऐसी नज़र आ रही है और इसके ऊपर या तो फिर काबू पाया जाएगा या फिर इसको अफ़हाम व तफ़हीम से जो है वो हल किया जाएगा। लेकिन ये हल ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है और मुआशी इस्तेहकाम और इस मुआशी दलदल से मुल्क को निकालना है। ये सियासी इस्तेहकाम जो है इलेक्शन में अगर मैंडेट स्प्लिट की बजाय क्लियर होता, जिस तरह से हमारी अपील थी या हमारी ख्वाहिश थी या हमारी डिमांड थी, तो ये सूरत हाल जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो है एतमाद के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आती, जो कि ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आपने पंजाब में कोई ओहदा क्यों नहीं लिया? आपको ऑफ़र किया गया था, उसकी क्या वजह? नहीं, इसमें पार्टी में जो है वो इसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है और उसके ऊपर बिलाखिर यही तय हुआ है कि इसके ऊपर पार्टी लीडर या पार्टी क़यादत जो फ़ैसला करेगी तो उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। मेरी एक अपनी राय ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो लोग मुंतखब हों उन लोगों को ये ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभानी चाहिए। और मुस्तक़बिल करीब में भी कोई आपका इरादा नहीं है इसी असूल के तहत कि आप कोई ऐसी पोजीशन है जहां पर आप पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि आपका तजर्बा काफ़ी है ना, पंजाब भी हैंडल किया हुआ, मरकज़ भी हैंडल किया हुआ आपने। लेकिन सभी का तजर्बा जो है वो तजर्बा का किसी के ज़ुम्मे आप काम लगाएंगे तो तजर्बा हासिल होगा ना। तो लेकिन थोड़ा तजर्बा खास किस्म का है ना राणा साहब। चलो, ख़ास किस्म के तजर्बों के बगैर ही अगर मसला हल हो जाए तो बेहतर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा कि आप मुतमईन हैं उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से जो मरकज़ में मौजूद है? शहबाज शरीफ साहब के पास जो ताकत है, इमरान खान का कहना है कि वो सिर्फ फीते काटने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, इमरान खान का ये कहना तो दुरुस्त नहीं है, मैं उसको रद्द करता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर कोलिशन गवर्नमेंट हेड जो है वो उन्होंने पहले भी 16 माह बड़े अफ़हाम व तफ़हीम से काम किया है और अब भी वो ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे इत्मीनान की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा इत्मीनान तो वही था जिसका हमने आवाम से मुतालबा या आवाम से अपील की थी। अगर वो ऐसे हो जाता तो हमारा इत्मीनान यही था कि फिर हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकते और मुल्क जो है वो सियासी तौर पे मुस्तहकम भी होता, इस्तेहकाम मुल्क को नसीब होता और मुआशी दलदल से निकल आता। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह खान हमें बता रहे थे बुनियादी तौर पर कि
जिस एतमाद की बात कर रहे हैं, जो अवाम के सामने उन्होंने बतौर दरख्वास्त रखा और उनका मानना ये है कि उनको मैंडेट के ज़रिए वो नहीं मिला, उस एतमाद का नाम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ना होने की वजह से ताकत में आपको तज्जियाती तौर पर यह नज़र आता है। राना सनाउल्लाह साहब की बातों से आपने अख़ज़ कर लिया होगा कि तज्जियाती तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उनकी नज़र में मुल्क के अंदर वो सियासी इस्तेहकाम नहीं है जिसके ज़रिए इसको इस भंवर से निकाला जाए। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि उनके ख्याल के मुताबिक ये मामला किसी न किसी तरीके से तय हो जाना है अगले चंद हफ्तों में। तो देखते हैं कि अगले चंद हफ्तों में क्या होता है। नाज़रीन, आज सेनेट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। सेनेट को अपना एक चेयरमैन मिल गया, सेनेट को अपना एक डिप्टी चेयरमैन मिल गया और 8 फरवरी से इंतखाबी सिलसिला जो शुरू हुआ था उसका अब आपको हतमी मरहला कंप्लीट होते हुए नज़र आता है। सेनेट के इंतखाबात बड़े अहम हैं। इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा से जो आधे नए नुमाइंदगान जिन्होंने आना था, आधों ने तो रिटायर होना है कुछ अर्से पहले, लेकिन आधे रिटायर हो चुके थे, वो ओथ नहीं लिया गया, उस पर भी बात करेंगे। सेनेट का जो चेयरमैन है वो सदर मुमलिकत की गैर मौजूदगी में सदर का ओहदा संभालता है और सेनेट अपर हाउस है। किसी ज़माने में इसके पास ताकत नहीं होती थी, लेकिन अब इसके पास ताकत काफ़ी है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से अपनी मेजॉरिटी साबित की है। हमारे पास बेहजाद सलीमी साहब मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और उस्मान खान जो सीनियर रिपोर्टर हैं समा के। उन दोनों का शुक्रिया। और अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम नाज़रीन अहमद बिलाल महबूब साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात एक सियासी दर्द-ए-सर भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तज्जियाती तौर पर बिलाल साहब से हम पूछेंगे, जो सरबराह पिल्डैट हैं, और डॉन में उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल भी लिखा कि सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल तो हो गए, लेकिन इससे तनाज़ा मज़ीद क्या जन्म ले सकता है। तो स्टार्टिंग विद यू बेहजाद, उस्मान, आप दोनों से अहम खबर आपको क्या बनती हुई नज़र आती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए हैं सेनेट के चेयरमैन, या क्या मतलब खबर क्या है? अपोजिशन ने बायकाट किया, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं थे, खबर क्या है आज की? तलत साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही आपने जो दुरुस्त कहा कि एक इंतखाबात का एक सीज़न चल रहा था और आज जो हतमी मरहला है वो मुकम्मल हुआ है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से। जैसा कि हम पहले ही तवक्को कर रहे थे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से अंदिया देना शुरू कर दिया था कि वो इस इंतखाब के बाईकाट की तरफ जाएंगे, तो हुकूमती इत्तेहाद के लिए आसानी हो गई। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि हुकूमती इत्तेहाद के चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द उम्मीदवार थे, वो और सिदाल खान नासर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक पुराने कारकुन हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और पहली दफ़ा वो सेनेट में आए थे और पहली दफ़ा ही पार्टी ने उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द कर दिया। तो दोनों बिला मुकाबला बासानी मुंतखब हो गए हैं। और आज की जो आप ख़बर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन से एक बात साबित हुई है कि अगर सियासी जमातें बालग नज़री का मुजाहरा करें तो वो बासानी अपने फ़ैसले ख़ुद ले सकती हैं। और जो एक तासुर था कि कोई पैराशूटर चेयरमैन सेनेट होगा, ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक बहुत मंजे हुए और पुराने सियासतदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका चेयरमैन सेनेट के लिए इसलिए भी इंतखाब किया है कि जैसा आपने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सदर की अदम मौजूदगी में उनका मनसब संभालना होता है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी उनका नुक्ता नज़र से एक बेहतरीन इंतखाब है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपको इसमें से नज़र नहीं आता? आपने पैराशूटर्स का जिक्र किया, मैं ज़रा उस्मान से पूछ लूँ। उस्मान, पैराशूटर्स की लिस्ट में कौन था? जी देखिए, 2-3 ऐसे नाम हैं जिनमें एक बलूचिस्तान से हमारे दोस्त साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिनका अभी भी उसी किस्म का गुस्सा है, उसी किस्म की उनकी जो है ना वो लबो लहजा है आज भी जब वो मुलाकात हुई। और दूसरे जो फैसल वाडा जो कराची से और पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर ज़ाहिर है उनकी हिमायत उनको हासिल थी, तो इमकान यही जाहिर किया जा रहा था कि कहीं ने तो शायद ओथ भी नहीं लिया। जी, दो अरकान जो है जिन्होंने ओथ नहीं लिया, एक फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे JUI के। तो लग यही रहा था कि शायद जिनके कहीं बड़े घर में ताल्लुकात होते हैं तो उनको बड़े ओहदों पे बिठाया जाता है। और लेकिन मुझे शिकवा PTI से है, बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने हमारी ख़बर नहीं बनने दी और वक्त से पहले ही जो है वो इतना डिफ्यूज़ कर दिया इस सियासी माहौल को कि जी हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। आपने नेशनल असम्बली में अंडर प्रोटेस्ट जो है वो ओथ भी लिया,
आपने अंडर प्रोटेस्ट जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और उसके बाद 1 महीना गुजरने के बाद तनख्वाहें भी वसूल कर ली। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था, आप अपना एहतजाज वहीं जारी रखते, लेकिन कम अज़ कम मैदान खाली ना छोड़ते। आपने इतना अहम मामला था, ये हमने देखा कि 6 साल पहले जब सादिक संजरानी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए थे कितना गहमा गहमी थी, उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद आई, उसमें फिर एक माहौल बना और भले उस वक्त की अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन अगर आप मैदान उस्मान, अब आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब वो दिन थे जब ये सारे जिन थे, तो वो तो जिन चुके निकल गया है, संजरानी वाला माहौल जो निकल गया है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में सारे अपने अपने हिस्से के मुताबिक जुस्से के मुताबिक अपना हिस्सा तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि इनका जुस्सा था सेनेट के अंदर, हिस्सा इन्होंने उसमें नहीं लिया। लेकिन काकड़ साहब की आपने बात की, तो लेट मी हियर अब कोलीग्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। ज़रा बजाज इस पर बताया ना कि काकड़ साहब तो डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया, आखिरी उन्होंने इंटरव्यू दिया था अपना बतौर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त वो काफ़ी पुरुमीद थे। वो नंबर्स मुझे कुछ बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पार्टी के अंदर से भी सपोर्ट कोई ज़्यादा नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब के भी कोई ज़्यादा करीब नहीं है, बिलावल भुट्टो के करीब हैं वो, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को ज़्यादा खुश नहीं है। तो उनका ख्याल था कि उनका प्रॉस्पेक्ट काफ़ी होगा, लेकिन वो बन नहीं पाए। तल्ला साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही पिछले चंद दिनों में, बड़ी रस्सा कशी की सूरत हाल थी। एक तरफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे जिनको नेशनल असम्बली से मुस्तफ़ी करा के दोबारा सेनेट में लाया गया और उनको सेनेटर मुंतखब कराया गया, और एक तरफ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ थे जो कि बिलाशुबा उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हों। और जब वो सेनेट में आए तो सबको यही महसूस हो रहा था कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी का पत्ता कट जाएगा और अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बासानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि बहुत हद तक वो मैनेज करने में कामयाब भी हो गए थे और आसिफ अली जरदारी इस पर आमादा भी हो गए थे, लेकिन ये क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी को। मेरे ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने अपने वालिद साहब के सामने इस मौक़िफ़ को अपनाया कि अगर अब यूसुफ रज़ा गिलानी की बजाय अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाया जाता है तो वो फिर बेहतर है कि वो सियासी मामला से अलग होकर बैरून मुल्क चले जाएं। तो उन्होंने एक सख्त स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि चूँकि तमाम पार्टी क़यादत चाहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका एक पार्टी के साथ एक देरीना तल्लक है और वो पार्टी के इंतहाई वफ़ादार लोगों में से हैं और उन्होंने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, तो इसलिए वो उनके साथ से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी सूरत हाल चलती रही। अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पुरुमीद थे कि वो बात उनकी बन जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंड पर जो एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वीटो पावर इस्तेमाल की और उनकी राह में हायल हो गए और इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि 1-2 दिन पहले मायूसी का शिकार नज़र आ रहे थे और कुछ लोगों से उन्होंने इस हवाले से इजहार भी किया कि अब वो क्या करें कि उन्होंने कौमी असम्बली छोड़कर सेनेट में आए और अगर बतौर एक आम सेनेटर उन्हें यहाँ रहना पड़ा तो क्या होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब रहे और अनवारुल हक काकड़ जो है आज एक आम सेनेटर के तौर पर ना सिर्फ हलफ लेकर ऐवान में बैठे हुए थे बल्कि आज हमें वो उन पार्लियामेंट की राहदारियों में एक आम रुकन के तौर पर चलते फिरते नज़र आए और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। हमारी भी उनसे कुछ इस हवाले से बातचीत हुई। जी गो अहेड। मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के जब आपने पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंटली वोट लेकर आ रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास जस्टिफिकेशन कैसे वो जमहूरियत पसंद कहलाएंगे कि जी हमने तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा जो था उसको उठा के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़वा के उसको जितवा दिया है। तो जाहिर है एक अगर आप पॉलिटिकल विजडम के साथ चल रहे हैं तो फिर ये अच्छा फैसला था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो आगे लाना चाहिए था। डिप्टी चेयरमैन की ज़रा उस्मान मुझे बात बताएं, फर्स्ट टाइमर है और नून लीग के अंदर तो ओहदों के ऊपर और सेनेटर की सीट के ऊपर इतनी टेंशन रही है, तो ये इनके पास कैसे चला गया? क्या ये रिवायत है कि अब बलोचिस्तान का हिस्सा जो है वो लाजमी रखना है आपने? सर, डिप्टी चेयरमैन की जहाँ तक बात है तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। कल रात तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी डिप्टी चेयरमैन का ओहदा संभालने को तैयार नहीं था।
कभी एक को कहा जा रहा था, कभी दूसरे को कहा जा रहा था, यानी बात इरफान सदीकी साहब से चली, उसके बाद अनुश रहमान पे आ गई, फिर तलाल चौधरी का नाम चल पड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये ओहदा छोटा है तो पंजाब में किसी को नहीं देना, फिर बात चली गई बलूचिस्तान में भी फिर शाहजेब दुरानी जो है वो बहुत एक्टिव थे, उसके बाद राहत जमाली जो है कि फिर ये ख्याल आया कि नहीं खातून को होना चाहिए डिप्टी चेयरमैन, राहत जमाली का नाम आया, उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो फिर फैसला कुरा निकला। इनकार कर दिया जी 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 बिल्कुल, खबर तो आप देंगे इनकार ओहदे से इनकार कौन है? डिप्टी चेयरमैन को इतना आम ओहदा तो नहीं है, चेयरमैन की गैर मौजूदगी में वो सेनेट को चलाता है, और हमने पिछली मरतबा डिप्टी चेयरमैन अगरचे वो जैसे थे वैसे ही थे, उनका हमने किरदार देखा तो कलीदी किरदार है। लेकिन सर बलूचिस्तान वालों के जो मुफादात हैं या कह लें कि सियासत के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको वो बड़ा गहरी नज़र से देखते हैं। ये खाली ओहदे बलूचिस्तान वालों को शायद हज़म ही नहीं होते, उनको पसंद नहीं आते। तो जिससे भी हमारी बात हुई बलूचिस्तान के जितने भी यहाँ पे सेनेटर्स आए हैं तो उनका टारगेट ये है कि जी हमने मिनिस्टर बनना है, हमने अपने लोगों के लिए काम करना है, तो यहाँ तो हम किसी को नौकरी भी नहीं दे सकते, यहाँ तो कुछ करने के लिए भी नहीं आम आदमी के लिए। तो टारगेट जो है उन्होंने वो सेट करके यहाँ पर आए हैं कि जो गवर्नर के उम्मीदवार हैं जाफ़र मंदूखेल, उनका भी एक आपने नौकरियों के हवाले से उनको संजरानी साहब की मिसाल देनी थी ना, कि उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं, नौकरियां क्यों नहीं दे सकते? संजरानी साहब ने माशाल्लाह काफ़ी दरवाजे खोले थे, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके गए हैं। अब शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये मुश्किल होगी कि वो कैसे अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे, कैसे अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब नौकरी देने को नहीं है। अब या तो उनको जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, ओहदे नए तख्लीक करने पड़ेंगे, तब तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है। अदरवाइज़ असम्बली की बात देख लें या सेनेट की, दोनों जानिब राजा परवेज़ अशरफ और संजरानी साहब दोनों जो है वो ये एक कह लें कि रुकावट लगा गए हैं, एक बैरियर लग गया है कि अब यहाँ पर नई भर्ती फौरी तौर पर करने के लिए ना सरदार अयाज सादिक के पास कोई ऑप्शन है और ना ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास कोई ऑप्शन होगा। अब नए साहब मैं थोड़ा सा मैं जी जस्ट ऐड 30 सेकंड्स बेजाद गो अहेड, मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट उस्मान खान के साथ। जो इरफान सदीकी साहब की हद तक तो बात दुरुस्त है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मनसब लेने से इनकार किया। उन्होंने आज इस बात की तस्दीक भी की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि उम्र के इस हिस्से में मैं चेयरमैन की बजाय डिप्टी चेयरमैन सेनेट हूँ। लेकिन दीगर जो रहनुमा थे वो बिलाशुबा वो चाहते थे कि ये मनसब उनको मिले, लेकिन सिदाल खान नासिर जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुराने कारकुन हैं, उनका इंतखाब खालिस्तन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। उन्होंने आज सुबह सिदाल खान नासिर को सबसे पहले कॉल की और उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, और वो भी हैरान रह गए और उनको कतन ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो पहली मरतबा सेनेटर बने हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप किस बात की मियाँ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं? तो उनको बताया गया कि नहीं, आपको अहम जिम्मेदारी 29वें रोजे कौन सी रमज़ान की मुबारक होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो लेकिन वो उनको बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनको वज़ीर आज़म की भी कॉल आई और मियाँ नवाज शरीफ की उनसे पहले कॉल आई और सब ने मुबारकबाद दी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो मुझे मुबारकबाद किस बात की दे रहे हैं। जब वो ऐवान में आए तो उस वक्त उनको पता चला कि उनके कागजात नामजदगी डिप्टी चेयरमैन के लिए जो है वो हैरत कदा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद भी हैरान थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने जाकर इंतखाब के अमल मुकम्मल होने के बाद, जो कि बिला मुकाबला हुआ था, जो है वो हालत यकीन में गुजारेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सेनेट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद क्या वाक़तन बहरान टल गया है? अगले हिस्से में प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बिलाल महबूब साहब के पास चलते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपका डॉन में आर्टिकल पढ़ रहा था, आज सेनेट के इंतखाबात जो मौजू आपने अपनाया उनका अमल मुकम्मल हो गया, चेयरमैन भी आ गया, डिप्टी चेयरमैन भी आ गया, लेकिन जिस तरीके से आपने बयान किया तो बहरान तो मौजूद है क्योंकि इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के जो नए नुमाइंदगान हैं उनका ओथ मौजूद नहीं है। और आपने आर्टिकल के अंदर ये बात, मुझे यूँ लगा, हो सकता है मेरे पढ़ने में कोई गलती हुई हो, उसको आपने रिजॉल्व नहीं किया कि ये हाउस नामुकम्मल है या मुकम्मल है क्या? बहुत शुक्रिया ताला साहब। ये हाउस तो नामुकम्मल है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है, यानी आइन के हमारे आर्टिकल 60 में जो शर्त है किसी सेनेट के मुकम्मल होने की या सेनेट के ऑपरेटिव होने की या उसके अंदर इलेक्शन हो जाने की, वो ये है कि वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हो। तो ये कहीं कानून में नहीं लिखा कि अगर किसी सूबे के आधे लोग मुंतखब असम्बली में ना पहुँचे हों, सेनेट में ना पहुँचे हों, तो वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगा। चूँकि ये कहीं नहीं कहा गया, लिहाजा ये बात
आम तौर पे यही तस्वर की जाएगी कि ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि 3 सूबों के नुमाइंदगी पूरी मौजूद है, अपने कैपिटल की नुमाइंदगी पूरी मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा की आधी नुमाइंदगी मौजूद है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये कहे कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो चूँकि अगर ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है तो फिर इसका इलेक्शन भी हो सकता है और इसके कार्रवाई भी हो सकती है, अनलेस ये कि कोई अदालत इसके बारे में कोई इंटरप्रटेशन करे और वो कहे कि नहीं ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। ये जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड होना और नामुकम्मल होना दोनों ज़ाहिर है अलग चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। आज लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब ने वजाहत देते हुए कहा कि इससे पहले भी फाटा जब हुआ करता था तो उसके अरकान ने हलफ नहीं उठाया था, तो 4 मेरे ख्याल में अरकान थे, 2016-17 की शायद वो बात कर रहे थे, और उनके हलफ ना उठाने के बावजूद जो हाउस था वो नामुकम्मल था, उनके इंतखाबात हो गए थे, तो उसको बतौर मिसाल इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, ये बात ठीक है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता, बहुत ही शायद कभी रेयर हुआ हो कि किसी असम्बली के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इलेक्शन हो और उस मौके पे तमाम मेंबर्स मौजूद हों या तमाम मेंबर्स की कोई सीटें हैं वो फिल्ड हों। ऐसा होता है इलेक्शन के बाद कि बहुत से लोग ऐसे जो डबल सीटों के ऊपर जिन्होंने जीता होता है फिर वो रिज़ाइन करते हैं, तो सीटें इस वक्त भी 25-26 खाली हैं सूबाई असम्बलियों की भी और कौमी असम्बली में मिला के। तो इसका मतलब है कि, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग भी है, इसलिए कि यहाँ पे एक पूरा एक इंतखाब का निज़ाम पोस्टपोन हो गया है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ऐसे ही कैजुअल वैकेंसीज़ हों, ये बाकायदा आधी सीटों का इंतखाब था जो पूरा का पूरा मुलतवी हो गया है। तो ये उन कैजुअल वैकेंसीज़ के मुकाबले में ये वैकेंसीज़ की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए उसको हम कैजुअल वैकेंसी के बराबर करार दे के इसको डिसमिस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और उसके अंदर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी अब इन्वॉल्व है, क्योंकि असल में तो इलेक्शन कमीशन ने ये शर्त लगाई हुई थी कि जब तक आप मखसूस सीटों के ऊपर लोगों का ओथ केपी में नहीं लेंगे आपका इंतखाब नहीं होगा। तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी जंप इन किया हुआ है, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है केपी के असम्बली के वो भी जंप इन किए हुए हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनसे जवाब भी तलब किया है जी कि जब हमने आपको कहा था कि ये सीटें आपकी नहीं हैं तो आप ओथ क्यों नहीं ले रहे। तो ये मामला आपने सही कहा, ज़रा गंभीर है। जी हाँ, देखिए ना, ये इंतखाब वैसे पोस्टपोन करना भी मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त चीज़ नहीं था, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 130 में लिखा हुआ है कि अगर किसी असम्बली के अंदर कुछ सीटें खाली हों तो उसकी वजह से असम्बली के अंदर जो इंतखाब है वो इलेजिटिमेट नहीं हो जाता। तो ये इंतखाब तो हो सकता था, यानी इसको पोस्टपोन करने की कोई कंपल्शन नहीं थी। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब इतनी सीटें खाली हों तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये ठीक है कि तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है, 25 के करीब सीटें हैं जो हल्फ नहीं उठा रहे, लेकिन ये इनकी तरफ से भी गलती थी कि जब कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया था, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद इन्होंने चैलेंज किया था और फिर वो अदालत ने एक बड़ा वाज़ेह फ़ैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त है और ये आपको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। तो फिर इसके बाद उनको इस बात पे नहीं अड़ना चाहिए था, क्योंकि अदालत के पास जब वो गए हैं रिव्यू के लिए तो उन्होंने इनको स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया। तो जब स्टे ऑर्डर नहीं था तो फिर इलेक्शन करवा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी गलती की कि इलेक्शन नहीं होने दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी पोस्टपोन कर दिया, मेरे ख्याल में वो भी गलत था। तो अब ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं हो सकते, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के वो इलेक्शन हो सकते थे, क्योंकि कानून में ममानियत नहीं है। हतमी रेजोल्यूशन इसका क्या देख रहे हैं आप, ये कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए, रिजॉल्व तो सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में रूलिंग देगी, अपनी इंटरप्रटेशन देगी, क्योंकि कानून बिल्कुल 2 + 2 = 4 के तरह वाजे तो नहीं है, इसमें सब्जेक्ट टू इंटरप्रटेशन है ये। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये इंटरप्रटेशन करके बताना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये मामला रिजॉल्व है, इसलिए कि आज चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो गया है। अब इसके बाद इसकी बाकायदा सेनेट की कार्रवाई चलती रहेगी, तो मामला तो रिजॉल्व है। अदालत अगर ये फ़ैसला दे दे कि नहीं ये इलेक्शन ठीक नहीं था तो फिर मामला ये है कि फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर बात अलग है। लेकिन मेरे ख्याल में अब इसके बाद तो पीटीआई को भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर रिज़र्व सीटों के इलेक्शन
कहीं ओथ टेकिंग करवा लेनी चाहिए ताकि मामला आगे बढ़े, क्योंकि अगर अदालत फैसला नहीं करती तो फिर और क्या फोरम बचता है जहाँ पे जाके आप इसके खिलाफ अपील करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अक्लमंदाना रास्ता तो यही है, लेकिन हमने माजी में देखा है, हालिया माजी में, कि अक्लमंदाना रस्तों के ऊपर कुछ चलने में घबराहट महसूस की जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।